नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन को लेके है और अभी हम इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज ऑफिशियली इंडियन नेवी में आईएनएस अरिहंत यानी कि अरिहंत क्लास की दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से कमीशन किया जा चुका है। और इसी के साथ ही अभी हमारे पास 2 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी अरिहंत क्लास की एक और एडिशनल सबमरीन को भी अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है। इनिशियल प्लान के मुताबिक आईएनएस अरिहंत और अरिघट के बाद 2 और न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया था, जो इनसे 1000 टन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट साइज के होने वाले थे और इनका नाम S4 स्टार होने वाला था। यानी कि कुल मिलाकर 4 न्यूक्लियर SSBN को बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि अभी S4 क्लास के अंदर यानी कि 7000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास के अंदर अभी एक और सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा चुका है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी 50% कंप्लीट हो चुकी है और इसे पूरी तरीके से कंप्लीट होने में और भी 2 से 3 साल लग सकते हैं, जिसके बाद इसको लॉन्च किया जाने वाला है। अभी आईएनएस अरिघट की बात करें तो इसका भी जो इंटरनल डिजाइन था उसको काफी हद तक चेंज किया गया और इसका जो इंटरनल डिजाइन इसको आईएनएस अरिहंत के मुकाबले काफी बदला गया और इसको हम सेकेंड जनरेशन की SSBN भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो S4 क्लास के सबमरीन्स होने वाले, जिसके अंदर अभी 3 सबमरीन बनाए जाने वाले, ये हमारे 3rd जनरेशन की न्यूक्लियर SSBNs होने वाले हैं और कहीं ना कहीं इनको आगे चल के आईएनएस अरिहंत क्लास से अलग आइडेंटिफाई किया जाने वाला और इनको S4 क्लास के सबमरीन कहा जाने वाले, जिनकी प्राइमरी वेपन K5 या K6 कैटेगरी के SLBM होने वाले हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे ड्रोन वॉरफेयर का डिमांड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो हमारी आर्मी की तरफ से भी कई बैच में अलग अलग तरह की ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया गया था। लेकिन पूरे एक्विजिशन प्रोसेस में मेक इन इंडिया सिस्टम पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और हमारे जो नए स्टार्टअप कंपनीज थे उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा था, जिस वजह से जितने भी ड्रोन्स आर्मी की तरफ से खरीदे गए थे वो सभी इंडियन कंपनीज की तरफ से ही खरीदे गए थे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो ड्रोन्स ऑर्डर किए गए थे उनमें से कुछ ऑर्डर को अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि जो ड्रोन्स आर्मी की तरफ से ऑर्डर किए गए थे इनमें चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंपनी भारत में ड्रोन्स को लेकर स्टार्टअप कंपनी फॉर्म करते हैं उनमें से ज़्यादातर खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते और चाइनीज ड्रोन्स को बस स्टिकर चेंज करके भारत में बेचने की कोशिश करते या फिर किट मंगाकर चाइना से यहाँ पे असेंबल करके उसको एक अलग ही ड्रोन का नाम देकर बेचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से जून 25 को एक नोटिफिकेशन को इशू किया गया था, जिसमें बात बताया गया था कि जितने भी ड्रोन्स आर्मी की या डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ऑफर किए जा रहे हैं या जो भी कंपनी डिफेंस के लिए या आर्मी को कोई ड्रोन को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 3 ऐसे कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग अलग टाइप की ड्रोन को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। लेकिन उनकी तरफ से सप्लाई किए जाने वाले ड्रोन्स में अभी चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से दक्ष अनमैन्ड सिस्टम को आर्मी की तरफ से लगभग 200 लॉजिस्टिक ड्रोन को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया था और इसमें अभी चाइनीज सिस्टम का इस्तेमाल होने की वजह से इस डील को अभी कैंसिल करने की बात की गई है। इसके अलावा स्काई इंडस्ट्रीज और गरुड़ा एरोस्पेस के साथ भी जो डील किए गए थे उसको भी कैंसिल करने की बात डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। इनमें से अभी दक्ष अनमैन्ड सिस्टम की तरफ से खुद को क्लैरिफाई करते हुए कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये गलत है और उनके ड्रोन्स में कोई भी चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाकी आगे क्या होने वाले तो वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट एवीज की तरफ से, जिस तरीके से आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से अभी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही नेवी की तरफ से भी ड्रोन्स को ऑपरेट करना स्टार्ट किया जा चुका है और नेवी की तरफ से अंडर वाटर कंडीशन में सर्वेलेंस के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया था उनको AUV कहा था, यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल कहा जाता है। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे ही सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया था, जिनको नेवी अंडर वाटर सर्वेलेंस और सर्वे एक्टिविटी में इस्तेमाल करना चाहती थी। इसी बीच अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी एक सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है जिसका नाम ECAV 500 है।
ECL का कहना है कि इन सिस्टम को मल्टीपल एप्लीकेशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत साइंटिफिक और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसको लगभग 20 घंटे तक की एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकता है और इसमें जो सिंगल थ्रस्टर का इस्तेमाल होता है वो इसको मैक्सिमम 4 नॉट की स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है। इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट इसकी नेविगेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग डेप्थ की वजह से है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर 1000 मीटर की गहराई तक ऑपरेट कर सकता है और इसमें बहुत INS और DVL नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था जो कि इसको पानी के अंदर सही डायरेक्शन को मेंटेन करने में और नेविगेट करने में मदद करता है। अगला अपडेट मिसाइल टेस्टिंग को लेके, तो अभी भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग यानी कि नोटिस टू एयरमैन वार्निंग को इशू किया गया है और इस बार इस वार्निंग को लगभग 1625 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया है और इसके बाद रॉकेट स्लैशडाउन एरिया के तौर पर और एडिशनल एरिया को मार्क किया गया, जिसमें कुल मिलाकर टोटल वार्निंग एरिया को लगभग 2680 किलोमीटर के ऊपर इशू किया गया है। ये वार्निंग 6 सितंबर और 7 सितंबर को इशू किया गया और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान जिस भी मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा उसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। तो अब इसी वजह से ये डाउट किया जा रहा है कि शायद इस दौरान अग्नि प्राइम या अग्नि 3 जैसे मिसाइल में से किसी एक का टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जिस रीजन में अभी इस वार्निंग को इशू किया गया था, लगभग सेम रीजन में एक चाइनीज रिसर्च वेसल सियांग यांगहोंग 3 को भी स्पॉट किया गया था जो कि फिलहाल अभी चाइना की तरफ वापस जा रहा था। अभी तक मिसाइल टेस्ट के साथ इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक तो नहीं पाया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि नोटम वार्निंग इशू होने के बाद क्या चाइनीज रिसर्च वेसल अपनी कोर्स को चाइना की तरफ मेंटेन करता है, फिर वापस इंडियन ओशन रीजन की तरफ अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।